वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। अगर आपको अंदर की बात जाननी है कि किस तरह अमीर बना जाए और सबसे जरूरी और खास बात कि अमीर कैसे बना रह जाए, तो आपको रिच डैड और पुअर डैड बुक जरूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड अमीरी की कोई शॉर्टकट नहीं बनाती कि आप अमीरी का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेंगे। ये बुक आपको पैसे की समझ सिखाती है और पैसे की समझ को विकसित करना आपको सिखाती है। जो भी इंसान अमीर बनना चाहता है उसे जरूर इस बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में हम 5 सबक ऐसे सीखेंगे जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक में बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक, हर माता पिता को यह बुक बताती है कि उनके बच्चों को पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। चौथा सबक, किस तरह अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पांचवा सबक, पैसे के लिए नहीं सीखने के लिए काम कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उनके 2 पिता थे, एक अमीर डैड और एक गरीब डैड। उनके जो अपने पिता थे वो थे गरीब डैड। वो पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, लेकिन जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें गरीब डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता, जो कि बहुत पढ़े लिखे हुए तो नहीं थे, लेकिन वो काफी अमीर थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि एक ही समय पर किसी भी इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि उनके बेटे रॉबर्ट किसी भी तरीके से अच्छी से पढ़ाई करे, खूब मेहनत करे और उसके बाद किसी एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता, जो कि अमीर थे, वो दरअसल उनके अपने पिताजी नहीं, वो उनके दोस्त माइक के पिताजी थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारी सबक स्कूल में ही नहीं सिखाई जाती है। इसलिए कुछ सबक ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखता है। स्कूली पढ़ाई आपको सिर्फ ग्रेड्स दिला सकती है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई आपको बहुत कुछ हासिल करा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अलग ही वैल्यू है, लेकिन सिर्फ इसके ही भरोसे बैठकर जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो आइए फ्रेंड्स, हम इन 5 सबक को स्टेप बाय स्टेप करके 1 बाय 1 करके सीखते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब आदमी के पास एक गधा था। जब भी उस आदमी को उस गधे से मेहनत करवानी होती थी, तो वो गरीब आदमी उस गधे के जस्ट सामने, बिल्कुल सामने एक गाजर लटका देता था। उस गाजर को देखते ही वो गधा उस गाजर को खाने की लालच में काम करने लग जाता था, क्योंकि गरीब आदमी ने गाजर बिल्कुल गधे के सामने ही बांध दिया था। इसी लालच में वो गधा काम मेहनत करने लगता। अब उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, लेकिन उस गधे बेचारे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई, क्योंकि गाजर तो बस एक छलावा था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं, मेहनत पे मेहनत किए चले जाते हैं, लेकिन पैसा उनके हाथ नहीं लग पाता। इस उम्मीद में वो मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर इंसान बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि आप पैसे के लिए काम ना करके बल्कि पैसे को काम पर लगाना सीख लीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, क्योंकि जब भी हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि हम कहीं गरीब के गरीब ही न रह जाएं, और इसी चक्कर में, इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं और पूरी तरीके से मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर लालच हम पर हावी होने लगता है और हम उन सारी चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो कि पैसों से हमें हासिल होने वाली है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्करों में पड़ा देती है, फंसा देती है कि कभी हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। फिर हम और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि ज्यादा कमा सके, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमारा खर्च भी बढ़ने लगता है। और इसी चीज को रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड, जो कि अमीर थे, वो इसको रैट रेस यानी कि चूहा दौड़ कहते थे। इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए आपका सबसे पहला कदम ये होगा कि आप अपने दिमाग से डर हटा दीजिए। बेशक हम सबके अंदर डर और लालच की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दें कि उल्टे सीधे फैसले लेने लगे। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आप अपनी परेशानियों की जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपका बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो इसके भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आप बॉस को इल्जाम नहीं लगाएं। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं
तो आप खुद ही हैं जो उस समस्याओं को निपटने से तरीका ढूंढ सकते हैं। यही वो सबक था जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को और उनके दोस्त माइक को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। और खास बात तो ये है कि उस काम के उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काम करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि खाली टाइम में उनके दिमाग में नए नए आइडियाज मिलते रहे और पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए ये भी उन्हें समझ में धीरे धीरे आने लगे। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। उसके बाद एक हिस्सा वो खुद रख लेती थी और दूसरा हिस्सा वो फेंक देती थी। शाम के वक्त स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था और वो उस फटे हुए कॉमिक्स बुक के आधे हिस्से को ले लिया करता था और उसको क्रेडिट देके नए कॉमिक्स बुक उस स्टोर में रख के चला जाता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि आप लोग इसे कहीं बेचोगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स बुक को अपने दोस्तों और बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देने लगे। बदले में वो हर किताब का 10 सेंट किराया लिया करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए ही किराए पर दिए जाते थे, उसके बाद फिर से उन्हें किराया देना पड़ता था। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए वो उनको हफ्ते में $1 दिया करते थे। हफ्ते में उन्होंने $9.5 यानी कि $9.5 कमा लिए थे। इस तरीके से उन्होंने सीखा कि किस तरीके से पैसे को काम पर लगाया जाता है। लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल होते हैं कि वो ये खास बात भूल ही जाते हैं कि पैसे को बचाया कैसे रखा जाए। आप चाहे जितनी मर्जी पैसा कमा लो, आप जब तक उसे बनाए नहीं रखते, पैसे को बनाए रखना ही असली बात होती है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर पाएंगे। लॉटरी में लाखों करोड़ों लोग पैसे जीतने वाले कुछ साल तो मजे में जीते हैं, लेकिन फिर कुछ साल बाद वो वापस अपने पुराने हालात में ही पहुंच जाते हैं। इतर लोगों का सवाल होता है कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें, लेकिन इस सवाल के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। मगर इसका सही जवाब ये होगा कि आप सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीख लीजिए। देखिए, अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसके बाद मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो 6 इंच का कंक्रीट स्लैब ढालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस इसी बात का है कि बहुत सारे लोग 6 इंची स्लैब पर ही एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप 6 इंची स्लैब पर बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करने की सोचोगे तो जाहिर है कि वो टूटेगी ही टूटेगी, और वो टूट भी जाती। गरीब डैड रॉबर्ट से यही चाहते थे कि वो खूब मेहनत करके पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड ये उनको फाइनेंशियल लिटरेट बनना सिखाना चाहते थे। स्कूली सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, लेकिन फाउंडेशन बनाना नहीं सिखाते हैं। स्कूल की अपनी अलग ही वैल्यू है, लेकिन स्कूली पढ़ाई से सब कुछ नहीं किया जा सकता। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझे और एसेट्स को खरीदे। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है कि एसेट्स खरीदे, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही एक ऐसी रूल है जो आपको अमीर पक्का बनाएगी। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं, लेकिन अमीर यह बात जानता है कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है, और वो एसेट्स को खरीदता है और फिर अमीर बनता है। ऑथर और उनके दोस्त माइक ने इसी रूल के बदौलत इतनी मजबूत फाउंडेशन बनाई। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। लायबिलिटीज वो चीज होती है जहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। आप खरीदते तो हो वो चीज को अपने काम के लिए, लेकिन वहां से आपको पैसे आने की कोई सोर्स नहीं होता है। उसी को हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। मगर एसेट्स वो चीज होती है, आप पैसे लगाकर वो चीज खरीदते तो हो, लेकिन उसके बदले में वो आपको दोगुना चौगुना पैसे कमा कर देती है। इसी को एसेट्स बोलते हैं। अब मान लो कि आपने एक लोन पर घर खरीदा और उसे किराए पर लगा दिया। अब आप उसी किराए से उस घर का लोन भी चुका सकते हैं जो आपने खरीदने के लिए लिया था। अब वो घर भी आपका हुआ और इससे मिलने वाला किराया भी आपका हुआ। अब इसके अपोजिट लायबिलिटीज आपके और खर्चे बढ़ा देती है। अब मान लीजिए कि आपने घर खरीदा और खुद आप उसमें रहने लगे, तो अब इसके खर्चे भी तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि एसेट्स कैसे आपको अमीर बना सकती है और लायबिलिटीज कैसे आपको बर्बाद कर सकती है। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन करो, मैं वहाँ रिप्लाई जरूर करूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने मिडिल क्लास लेवल से या फिर उससे भी और ज्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि उनका सारा का सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाता है। कभी मोर्टगेज, तो कभी हाउस लोन, तो कभी कार लोन, कभी फीस, तो कभी क्रेडिट कार्ड का बिल। इसी तरीके से उनका सारा खर्च इसी में बर्बाद हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं।
वही दूसरी ओर गरीब लोग जिनके पास कोई लायबिलिटीज तो नहीं होती लेकिन एसेट्स भी नहीं होते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं मगर हर रोज के खर्चों में ही उनका सारा पैसा चला जाता है। अब मान लो कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने घर के किराए में दे देता है और $200 वो उसके आने जाने यानी ट्रेवलिंग का खर्च हो जाता है, फिर $200 टैक्स का और $200 खाने पीने और कपड़े में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचे ही क्या, सिर्फ $100 और $100 में तो वो क्या एसेट्स कर देगा, वो क्या कर पाएगा। कभी कभी तो उधार लेकर भी काम चलाना पड़ता है, तो इससे वो और ही नीचे बढ़ता ही चला जाएगा, उससे वो क्या अमीर बन पाए। इसके बिल्कुल अपोजिट अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, जो कि वही एसेट्स उनको पैसे कमा के देती है और उसी एसेट से उनके सारे खर्चे निपट जाते हैं और फिर वही उसी एसेट से उनके पैसे 2 गुने 4 गुने फिर 8 गुने बढ़ते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों का ट्रेवलिंग में खर्च नहीं होता है, उनका कहीं घूमने फिरने या फिर कहीं आने जाने या फिर किसी गाड़ी का शौक नहीं होता है। शौक तो बहुत होते हैं, वो सारे पूरे भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो लायबिलिटीज को ना खरीद कर एसेट्स खरीदते हैं ताकि वो एसेट से उनके सारे खर्चे पूरे हो जाए और सारे शौक भी पूरे होते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको भी एसेट्स खरीदना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। तो जब एसेट से आप पैसे कमाने लगे तो बाद में आप लायबिलिटीज भी खरीद सकते हैं। अमीर और अमीर क्यों होते चले जा रहे हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग और नीचे क्यों गिरते चले जा रहे हैं, इसके पीछे एक ही वजह है और वो वजह भी सीधा है। वो वजह ये है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और वही एसेट्स उनके पैसे कमा कर देती है, जिससे उनके सारे खर्चे आसानी से निकल जाते हैं मौज मस्ती में ही। और वही दूसरी ओर मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, वो बस कैलेंडर में उस तारीख का इंतजार करते हैं जब उनको सैलरी मिलने वाली होती है और जैसे ही सैलरी मिलती है वो लायबिलिटीज खरीदने लगते हैं, ना कि एसेट्स खरीदते हैं। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं और उसी हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इसी साइकिल में वो फंसते फंसते रैट रेस में फंस जाते हैं, जिसको कि चूहादौर रिच डैड कहा करते थे। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रोक 1974 में एक MBA कॉलेज में स्पीच देने गए और उनकी स्पीचेस सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही शानदार लगी और सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट भी हुए। स्पीच खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स ने रे क्रोक से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उनके फेवरेट बियर बार में चलेंगे और रे क्रोक बिल्कुल रेडी हो गए जाने के लिए बियर बार में। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे क्रोक ने पूछा कि क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा असली बिजनेस क्या है। इस पर सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े और फिर से रे क्रोक ने दोबारा सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा असली बिजनेस क्या है। तो उसी में से एक हंसता हुआ स्टूडेंट्स खड़ा हुआ और बोला कि ये बात कौन नहीं जानता, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। तब रे क्रोक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन का बहुत ही ध्यान से और सोच समझ कर लिया जाता है लोकेशन को, और जहाँ उनकी जिस जमीन पे फ्रेंचाइजी होती है वो जमीन भी साथ में बेच दी जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी लेने वाले इंसान को वहाँ की जमीन भी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी हुआ, जो कि रे क्रोक बताते हैं कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाई थी कि लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमें इम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, एम्प्लॉयर बनना कभी नहीं सिखाते हैं। जो आप पढ़ेंगे वही तो आप बनेंगे ना। अब इसमें छात्रों का, स्टूडेंट्स का कोई भला नहीं हो पाता है और स्टूडेंट्स जो हैं नौकरी और बिजनेस के फर्क में ही पूरी तरीके से उलझ कर रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। दूसरों के लिए जिंदगी भर काम करके उसको अमीर बनाने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। खुद के लिए काम करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए और साथ में आप एसेट्स भी खरीदते रहिए। ये बुक रिच डैड पुअर डैड आपको कभी भी एकदम से नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देती है। आपको एसेट्स जमा करने से फायदा ये होगा कि अगर आपकी नौकरी छूट भी गई या फिर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हो तो वो एसेट्स आपको कमाकर आसानी से दे सकती है। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए अगर हमें अमीर बनना है तो इस ऑथर ने, रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में कुछ एसेट्स बताए हैं जो कि खरीदकर आप अमीर बन सकते हैं। इससे अलग आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑथर ने बेस्ट एग्जांपल दिए हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें मेरे होने की जरूरत ना हो, मैं उस बिजनेस का मालिक जरूर हूँ लेकिन वहाँ पे मुझे काम ना करना पड़े। अगर वहाँ पे मुझे ज्यादा काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं, स्टॉक और बॉन्ड्स खरीदें। तीसरा, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। एक खास बात का फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप एसेट्स खरीद रहे हो तो उस टाइम पे ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आप एसेट्स खरीद रहे हैं उसमें आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं।
आप अपने इंटरेस्ट से ही एसेट्स खरीदें और पैसे लगाएं, क्योंकि जिस एसेट्स में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से मन लगा के काम कर सके और आपकी ग्रोथ भी बढ़ती रहे। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, उनका इंटरेस्ट था रियल एस्टेट के बिजनेस में और स्टॉक्स मार्केट में, खासकर छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो भी पाए। अमीर डैड की सलाह पर रॉबर्ट ने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो अपनी जॉब करते रहे और साथ में एसेट्स के कॉलम को मजबूत बनाते बढ़ते चले गए। जब ऑथर कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, तो इसका मतलब ये है कि आप एसेट्स के कॉलम को मजबूत बनाते चले जाएं। इसमें अगर $1 आप इन्वेस्ट कर दें तो उसमें से $1 भी बाहर ना निकल पाए। आप अपने पैसे को अपने लिए गुलाम मानकर चले, जो आपके लिए काम करे। अगर आप लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक शौक से खरीदें, लेकिन एक बात ना भूलें, मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग पैसा आते ही सबसे पहले लग्जरी आइटम्स खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग भी लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, उनके भी शौक होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं और बाद में एंड में लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। एक बार आप अपने बिजनेस और उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो बाद में आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, और यही अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ से सबसे आगे रखता है और इसी रहस्य से काफी लोग अमीर भी बनते हैं। चौथा सबक, किस तरह अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। बाद में उनका बिजनेस बढ़ने लगा और संभालने में काफी दिक्कतें होने लगी। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वेस्टर्न यूनियन गए और उन्होंने अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी जो $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने ये पेशकश ठुकरा दी। दाम ज्यादा लग रहे। उसके बाद इतिहास गवाह है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। खरबों डॉलर के उद्योग का बिजनेस का जन्म हुआ। AT&T कंपनी का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं और इन सारे लोगों को पढ़ाने के बाद उन्हें ये बात सीखने को मिली कि वो सारे लोगों के अंदर पोटेंशियल था कुछ करने की, बल्कि हर इंसान में पोटेंशियल है कुछ करने की। लेकिन जो चीज हमें रोकती है वो है खुद पर डाउट रखना। हम हमेशा खुद पे डाउट रखते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। स्कूल छोड़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि सिर्फ स्कूल के पढ़ाई से ही हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए रिस्क ही नहीं लेना चाहते, मगर ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला बिल गेट्स भी आप बन जाए या फिर आप दिवालिया भी होकर गरीब बन सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आपको चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ा सकते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना साबित हो सकता है, क्योंकि हर पुराना आता है तो नया जाता है और आज का वक्त जो है वो सबसे खुशहाल वक्त है। आज के डेट में लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी अभी भी सोच इस टेक्नोलॉजी के दौर में पुरानी है और वो अपनी जॉब को और टेक्नोलॉजी को इल्जाम लगाते रहते हैं। उनमें से वो अपॉर्चुनिटी को नहीं खोजते हैं, क्योंकि जो कभी कल के डेट में एसेट हुआ करता था वो आज के डेट में लायबिलिटी बन चुका है। तो इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया था जिसको कि वो कैश फ्लो कहा करते थे। उसमें ये सिखाया जाता था कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रैट रेस से कैसे बाहर निकले। यही सारी चीजें उस गेम में समझाने की कोशिश की गई। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब सारा पैसा जीत तो जाते हैं, लेकिन पैसा जीतने के बाद उनको ये समझ में ही नहीं आता कि उस पैसे का आखिर क्या करें और उसके बाद फिर से वो हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि उनके पास सही पत्ते नहीं थे, इसलिए वो हारते चले गए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर आपके पास पैसा है लेकिन मौका नहीं हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग इसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करो और खूब पैसे कमाओ, लेकिन आपको ये सीखना है कि मौके को कैसे ग्रैब किया जाए, ये नहीं कि उसके इंतजार में बैठे रहना है। सबसे खास बात, अमीरों को ये पता होती है कि पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं है। सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पैसे का सही मतलब जानना। ये जान लेना कि हमें जो चाहिए हम उससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच और सुपर पुअर भी बना देता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना है तो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को $100 हर महीने बचाने की सलाह दी जा रही थी।
बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना कुछ हद तक तो ये बात सही है, लेकिन इसका क्या फायदा जब आप पैसे को जमा करते जाते। इससे तो अच्छा है कि उस पैसे का कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, जो कि आपको आगे चल के कुछ फायदा हासिल करके देगा। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स की, जो कि आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर को एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आया। जो लोग अपने प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे, वहाँ के कई इन्वेस्टर्स ने उन्हें सस्ते दामों में खरीद लिया। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर है, उन्होंने $75,000 वाला घर सिर्फ $20,000 में ही खरीद लिया। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने ऑटोली के ऑफिस में एक ऐड दिया कि $75,000 वाला एक घर सिर्फ $60,000 में बेचे जा रहे हैं। इसके बाद ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहे थे जो उन्होंने प्राइमरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्होंने सिर्फ 5 घंटे में $40,000 कमा लिए। ये पैसे उनके एसेट वाले कॉलम में क्रिएट हुए और बगैर टैक्स के अचानक मिले हुए एक मौके का फायदा उठाकर उन्होंने इस पैसे को अपने इनकम वाले एसेट कॉलम में ऐड कर दिया। कुछ सालों बाद ही उनका ये बिजनेस ने उनको इतना पैसा दिया कि उनकी कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप, सारी चीजें ये कवर होती चली गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, तब तक उसमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती है। जो आज है वो कल नहीं होगा। कभी मंदी का दौर तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो रोज का रोज बदलता रहता है। मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो, क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। बस आपको जरूरत है तो उस मौके को लपकने की, जब आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आमतौर पर हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहला वो होता है जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदता है और ये काफी आसान और बिना झंझट वाला होता है। दूसरा वे होते हैं जो अपने लिए खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खासकर 3 स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी। पहला, ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी लोग न ढूंढ पाए। याद रखिए, आप अपनी आंखों से उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं जो बाकी लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। रॉबर्ट के दोस्त ने एक पुराना सा घर खरीदा था जो कि देखने में बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रही थी, और बाकी सारे लोगों को ये हैरत हो रही थी कि उसने आखिर ये घर क्यों खरीदा। जो चीज दूसरे नहीं देख पाए थे, वो चीज रॉबर्ट के दोस्त ने देख लिया था। वो ये था कि उस घर के साथ जमीन के 4 खाली टुकड़े भी मिल रहे थे। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और 5 प्लॉटों को मिलाकर उसने एक बिल्डर को बेच लिया। अब इस सौदे में उसे अपने इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। दूसरा स्किल्स जो आपको सीखना चाहिए वो ये है कि पैसा किस तरह जुटाया जाए। एक मिडिल क्लास आदमी बैंक में जाता है। कियोसाकी ने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको बचाए रखना एक इम्पोर्टेंट कला है। दूसरा स्किल्स जो आपको सीखना चाहिए, स्मार्ट लोगों को इकट्ठा कीजिए। वो इंसान बहुत ही समझदार होता है जो कि समझदार के साथ काम करता है या फिर उन्हें काम पर रखता है। कभी आपको सलाह की जरूरत पड़े तो आप ये कंफर्म कर ले कि आपका जो भी सलाहकार है, एडवाइजर है, वो कितना समझदार है, वो इंटेलिजेंट है भी या नहीं। जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क होता है। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन आप उन्हें हैंडल करना सीख लीजिए तो आप अमीर बन सकते हैं। हमारा 5वां सबक और आखिरी सबक ये है कि सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। एक बार महिला जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू लेने से पहले रॉबर्ट ने उस महिला जर्नलिस्ट की लेख पढ़ चुके थे, और जो कि काफी उन्हें प्रभावित किया था, क्योंकि उसके लिखने की स्टाइल बहुत ही गजब की थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उस महिला जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट कियोसाकी से पूछा कि मैं आपकी तरह एक दिन बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, वो कैसे हो पाएगा। रॉबर्ट ने कहा, फिर आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सपनों को हकीकत बनाने से रोक रही है। तब उस जर्नलिस्ट ने कहा कि हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बढ़िया है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए इससे तो मेरा खर्च चल ही जाता है। फिर रॉबर्ट ने कहा कि आपको कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहाँ आप सेल्स करना सीख सकते। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपका कैरियर बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। इस पर वो महिला जर्नलिस्ट भड़क गई और बोली कि मैंने इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री की है, तो मैं सेल्स क्लास क्यों ज्वाइन करूं? मैं एक प्रोफेशन में एजुकेटेड होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मुझे सेल्समैन लोगों से नफरत होती है क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होती है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं सेल्स क्लास क्यों ज्वाइन करूं? इतना कहकर वो भड़क कर चली गई।
जब तक आप अपना टैलेंट को लोगों के सामने पेश करना नहीं सीख जाते, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। आपका टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक आप ये स्किल सीख नहीं जाते। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड में था वो ये था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते रहते थे और वो कैसे उनकी जॉब सिक्योर रहे इसके बारे में हमेशा चिंता किया करते थे, जबकि अमीर डैड हमेशा कुछ सीखने पर जोर देते थे, हमेशा कुछ नया सीखने पर फोकस किया करते थे, क्योंकि सीखने की कला ही आपको एक दिन अमीर बना के बन छोड़ेगी। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें ये रिवार्ड करती है किसी एक प्रोफेशन में महारत हासिल करने के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी एक फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, मतलब एक छोटे से फील्ड में उन्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। उन्हें उस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए अलग अलग कंपनी में जॉब करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, तभी आप इस चीज से अनुभव कर सकते हैं कि आखिर चीजें कैसे काम करती हैं। इसी से आपके नॉलेज भी बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड रॉबर्ट को और वो अपने बेटे माइक को हमेशा साथ लेके जाते थे जब वो किसी डॉक्टर से या फिर किसी लॉयर से या किसी अकाउंटेंट से या फिर किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते थे। वो हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे दोनों को। जब रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेड जॉब छोड़ी थी, तब उनके डैडी उन पर नाराज हुए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आखिर ये नौकरी, इतनी शानदार नौकरी आखिर क्यों छोड़ी। रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड को समझाने की पूरी कोशिश की थी कि वो ये सीखना चाहते हैं कि आखिर आसमान में कैसे उड़ा जाता है। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाता है। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सारी चीजें सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और जेरॉक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए करनी थी, क्योंकि रॉबर्ट इतने ज्यादा शर्मीले थे कि वो सेल्स के नाम से ही उनके पसीने छूटने लग जाते। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए रॉबर्ट ने उस कॉर्प्स में सेल्स ट्रेनिंग की प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और सबसे पहला अपना शिपमेंट भेजा। अगर वो उसमें नाकामयाब हो गए होते तो पक्का वो दिवालिया हो गए होते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अमीर डैड के सबक को याद रखा कि आप 30 की उम्र के पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम रिकवर होने का बिल्कुल टाइम होता है। ज्यादातर एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को इतना पैसा पे करते हैं कि वो जॉब छोड़कर ना जाए। वर्कर्स भी खूब मेहनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, इसलिए तो उन्हें सिर्फ कंपनी से मिलने वाले और सैलरी से ही मतलब होता है। सोच के साथ तो उनके कुछ दिन बढ़िया गुजर जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो क्यों ना फ्रेंड्स, आप वो सब चीजें अभी ही सीख ले जो आप सीखना चाहते हैं, इसके पहले कि आप कोई खास प्रोफेशन अपने लिए। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी के बन के रह जाएंगे और उसी बंधन में बंध जाएंगे, जिसको कि रैट रेस बोलते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं रिच डैड पुअर डैड, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी रिकमेंडेशन से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इसी बुक से शुरुआत करनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से बाई करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी 5 सबक जो कि मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई थी। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।